सबसे पहले हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक इस तरह की रेखा है, इस रेखा का नाम है ए बी। इस रेखा के इस दो सिरों के निर्देशांक सामने आपको दिख रहे हैं, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स आपको सामने दिख रहे हैं। मान लीजिए हमारे इस रेखा के बीच में, मिड पॉइंट तो नहीं कह सकता, मध्य बिंदु तो नहीं कह सकता, पर बीच में कहीं भी एक सी बिंदु है जो इस रेखा को दो अलग अलग अनुपातों में, दो अलग अलग रेशियो में काटती है। तो अब हम अगर सवाल ये आ जाए कि आपको इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, क्योंकि ये दो बिंदु तो आपको दिए हुए हैं, इन दोनों बिंदु के निर्देशांक तो है आपके पास। यदि इस बिंदु के निर्देशांक यदि आपको ज्ञात करने हैं तो इसका सूत्र क्या होगा, मैं बताऊंगा बड़े ही साधारण और सिंपल तरीके से कैसे इस फॉर्मूले को डेराइव किया जा सकता है, कैसे इस सूत्र को निकाला जा सकता है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम कुछ नया करेंगे। बच्चों, अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, एक रेखा है जिसका नाम AB है। इस रेखा में हम थोड़ी सी और डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें विभाजन सूत्र निकालने में थोड़ी आसानी हो जाए। चलिए, यहाँ से जैसा कि आपको पता है, ये जो बिंदु है A, ये बिंदु इस y अक्ष से कितनी दूरी पे है, ये जो दूरी है ये x, यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ x1 लिखा हुआ है तो ये x1 दूरी पे है, यानी कि ये जो बिंदु है y अक्ष से x1 दूरी पे है। जबकि ये बिंदु इसी y अक्ष से, अगर यहाँ y लिखा हुआ है तो ये यहाँ y लिखा हुआ है तो ये दूरी होगी y, बट ये दूरी हो जाएगी x, तो हम इसे x लिख देते हैं। ये दूरी हो गई x। बच्चों, इसी प्रकार से इस b बिंदु की बात की जाए तो ये जो b पॉइंट है, b बिंदु है, ये b बिंदु y अक्ष से या फिर कहें तो मूल बिंदु से इसकी जो दूरी है वो x2 के बराबर है। बच्चों, x2 हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इस डायग्राम में थोड़ा सा और हम चेंज करके एक ट्रायंगल बना देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी एक ट्रायंगल यानी कि एक त्रिभुज बना देते हैं। अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल का नाम हम रख देते हैं यहाँ P और यहाँ पे Q। इस तरह से पहला त्रिभुज दिख रहा है ACP, दूसरा त्रिभुज है CPQ। चूंकि ये जो रेखा है इस C बिंदु द्वारा M1 और M2 के अनुपात में विभाजित हो रही है, यानी कि C पॉइंट्स के थ्रू M1 और M2 के रेशियो में ये बाइसेक्ट हो रही है। बाइसेक्ट कहें तो इंटरसेक्ट हो रही है। तो अब हमें विभाजन सूत्र याद करना है। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। दो ट्रायंगल है, आपस में सिमिलर तभी हो सकते हैं जब पहले त्रिभुज के कम से कम दो एंगल दूसरे त्रिभुज के कम से कम दो एंगल के इक्वल हो। मतलब पहले त्रिभुज के दो कोण और दूसरे त्रिभुज के यदि दो कोण आपस में बराबर है, संगत कोण यदि आपस में बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। बच्चों, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। जल्दी ही आपके सामने समरूप त्रिभुज के भी वीडियोज आने वाले हैं। तो अगर आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसका हिंट दे देता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। इन दोनों त्रिभुजों की अगर बात की जाए, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। इसका मतलब ये है कि इस त्रिभुज के कोई दो कोण और इस त्रिभुज के उसी संगत दो कोण के बराबर है। अगर मान लीजिए ये कोण इस कोण के बराबर है, ये अगर 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं, एक तो ये त्रिभुज है, दूसरा ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। मतलब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के एक कोण तो बराबर हो गए। दूसरा, ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण संगत कोण है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी इक्वल होंगे। तो अब हमारे पास ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप मिल गए। समरूप मिलने का मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया कि इस त्रिभुज के दो कोण और इस त्रिभुज के दो कोण यदि आपस में बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों
त्रिभुज आपस में समरूप होंगे यानी कि सिमिलर होंगे, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एपी यानी कि त्रिभुज एपीसी ये समरूप है त्रिभुज सीक्यूबी के। समझ में आ गया आपको कंसेप्ट? क्योंकि इस त्रिभुज के दो कोण और इस त्रिभुज के दो कोण, इस त्रिभुज के दो कोण और इसके संगत इस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है, इसलिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। अब जब समरूप होते हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। मतलब मैं लिख सकता हूं इसको AC बटे CB, यहाँ पे आप लिख सकते हैं AC बटे CB इक्वल टू, इसकी भुजा हमने ये वाली ली, इसकी भुजा भी हमने ये वाली ली। अब इस त्रिभुज की भुजा हम लेते हैं AP यानी कि आधार है, बेस है, और इसके भी बेस को लेते हैं CQ, इसके अपॉन में आपको लिखना है CQ इक्वल्स टू, अब इसकी तीसरी भुजा है CP, आपको CP ले लेना। यहाँ पे CP है यानी कि लंब अगर है, ये परपेंडिकुलर है, लंब है, तो यहाँ पे लंब होगा PQ। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ CP बटे BQ। अब आपको बच्चों इनकी वैल्यू लिखनी है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे AC अपॉन CB। AC की वैल्यू सामने दे रखी है M1, सिमिलरली आप यहाँ पे M1 लिख सकते हैं, और CB की वैल्यू यहाँ सामने आपको दिख रहा है, CB की जगह पे आपको क्या लिखना है M2, आप यहाँ पे M2 लिख सकते हैं। AP, अब हमें AP की वैल्यू निकालनी है। AP ये रहा AP, यहाँ से A से लेके P तक X की कोई भी वैल्यू, Y की कोई भी वैल्यू नहीं बढ़ रही है, यहाँ भी Y सेम रहेगा और यहाँ भी Y सेम रहेगा, केवल X की वैल्यू बढ़ेगी। अगर हम AP लें तो X की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ से यहाँ तक X1 है यानी कि ये पॉइंट है X1, और यहाँ से यहाँ तक ये X है, इसलिए इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसमें से इसको यानी कि इसमें से यदि इसको घटा दूं, X माइनस X1 इनके बीच का डिस्टेंस होगा। तो इस तरह से हमें AP की वैल्यू मिल गई, क्योंकि हमें AP चाहिए। CQ की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। CQ की वैल्यू के लिए यहाँ भी इस वाले लाइन पे Y की वैल्यू सेम रहेगी, Y चेंज नहीं होगा, केवल X की वैल्यू चेंज होगी। और X की वैल्यू अगर हमें ये निकालनी है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें क्या करना है, नीचे आ जाइए। आपको क्या करना है, X को इस पूरे में से माइनस करना, दैट इज X2, यानी कि पूरे में से इसको हम माइनस कर देते हैं, तो ये होगा X2 माइनस X। तो इस तरह से अब हमारे पास AP और CQ दोनों की वैल्यू मिल गई है। अब AP की वैल्यू को AP के जगह पे रख दीजिए, AP की वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएंगे X माइनस X1 अपॉन CQ के जगह पे, जैसा कि आपको CQ की वैल्यू दिख रही है X2 माइनस X, तो बच्चों आप यहाँ पे X2 माइनस X रख सकते हैं इस तरह से। अब हमारे पास CP आ जाइए, ये रहा CP। अब ये CP की वैल्यू है C और P, यहाँ पे X की वैल्यू सेम रह रही है, क्योंकि ये X एक्सिस को कट करे। ध्यान रखिए कि अगर कोई भी लाइन जिस एक्सिस को कट करती है और सामने वाले एक्सिस के समानांतर होती है, सामने वाले अक्ष के पैरेलल होती है, सामने वाले अक्ष के समानांतर होती है और सामने वाले एक्सिस के पैरेलल होती है कहे तो उस कंडीशन में जिस अक्ष को कट करेगी, जैसे ये एक्स अक्ष को कट कर रही है, तो इस बिंदु पे भले आप कहीं भी चले जाएं, एक्स की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, यानी कि इस लाइन पे एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी कि केवल वाई की वैल्यू इस लाइन पे चेंज होगी। और वाई की वैल्यू हमें निकालना है यहाँ CP, तो CP के लिए हम पहले यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है y, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना, इसे हम y कंसिडर कर सकते हैं। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, और इसे हम y समझ सकते हैं, y मान सकते हैं। तो इस तरह से ये तो है हमारे पास y, यहाँ से यहाँ तक y है, जबकि इस वाले बिंदु पे ये जो है ना, ये सामने दे रखा है y1, तो ये पूरी जो बिंदु है यहाँ से यहाँ तक पूरी जो दूरी है वो है y, और ये मिल गई y1। तो इस तरह से इनकी जो दूरी होगी CP की वो हो जाएगी y माइनस y1। क्लियर? इसी तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी डिस्टेंस y अक्ष के किस बिंदु के, y2 के बराबर है, y2 के ये पूरी बराबर है, तो ये जो दूरी है ये बराबर हो जाएगी y के। इस तरह से आप यहाँ पे y लिख सकते हैं। क्लियर? अब आपको ये दूरी निकालनी है, क्योंकि हमें BQ रखने हैं, CP और BQ की वैल्यू रखनी है। CP को तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, ये CP की वैल्यू हो गई, और BQ की वैल्यू हमें ये निकालनी है। तो इसके लिए हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये हो जाएंगे y2 माइनस y1 लिख सकते हैं बच्चों। ये जो डिस्टेंस है ना, ये हो जाएगी आपके
बी क्यू की, ये बी क्यू की दूरी हो गई। तो अब आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू रखनी है, सी पी की वैल्यू सामने दे रखी है y माइनस वाई वन, हम यहाँ रख देते हैं y माइनस वाई वन अपॉन बी क्यू की वैल्यू। अब आप बी क्यू की तरफ आ जाइए, ये रहा बी क्यू, वाई टू माइनस वाई वन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिमिलरली वाई टू माइनस वाई वन लिख सकते हैं। बस आपको इतना करना है। अगर आपने इतना कर दिया तो आप इस टॉपिक के उस्ताद बन गए। चलिए अब हमें यहाँ पे ब्रज गुणा यानी कि, तो बच्चों अब हमें जिसकी वैल्यू चाहिए वो वैल्यू हमें मिल चुकी है। बस अब सिंपली क्या करना है आपको, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि जब आपको x निकालने हैं, x की वैल्यू निकालनी है, तो x को और इस टर्म को साथ में ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू, लिख सकता हूँ मैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आपने को m1, देन लिख सकता हूँ x2 माइनस x, इसके बाद इसका गुणा करने इसके साथ, तो ये हो जाएंगे m2 x माइनस x1। इस तरह से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे m1 x2 माइनस m1 x इक्वल्स टू m2 x माइनस m2 x1। अब आपको यहाँ पे x1 को, ये जो x वाले टर्म से, इस x वाले टर्म को इस x वाले टर्म के पास भेज दीजिए। इसके बाद जिसके साथ x नहीं है, जैसे ये x वाला टर्म है, इसको आप इस तरह भेज दीजिए और इस वाले टर्म को आपको इधर शिफ्ट करना है। तो इस तरह से अब हमारे पास कुछ डेरिवेशन इस तरह से होगा, m1 x2, ये माइनस का इधर आया तो इसे लिख सकता हूँ m2 x1 इक्वल्स टू, ये आ गए m2 x, माइनस का इधर लेके आया तो प्लस के m1 x। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1, और इन दोनों में से आपको x कॉमन लेना है, तो ये हो जाएंगे m2 प्लस m1, और जब आप इसको डिवाइड में लाएंगे तो ये होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और इस तरह से ये आ गया आपके पास x फाइंड करने का फॉर्मूला। तो बच्चों आपने देखा बहुत ही इजी है, इन्हें आप खुद भी कर सकते हैं। ये बहुत इतने इजी कंसेप्ट है कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो विभाजन सूत्र से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब हम बात करते हैं y की वैल्यू। तो x की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है और x इज इक्वल टू हमें मिल चुका है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बच्चे पार्टी अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। y के लिए यहाँ y1 होगा, क्योंकि ये पूरा y2 है और ये y है, माइनस करेंगे y1 होगा। क्लियर? चलिए तो अब हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, m1 अपॉन m2 को इक्वल कर देंगे y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y के। सिमिलरली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जैसा कि आपने x के लिए किया था, इसमें भी आपको ऐसे ही करना, m1 y2 माइनस y इक्वल्स टू m2, इसे लिख सकते हैं y माइनस y1। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा y1 y2 m1 y2 माइनस m1 y इक्वल्स टू m2 y माइनस m2 y1। बच्चों अब आपको यहाँ पे जो y के टर्म दिख रहे हैं ना, इस y के टर्म को y की तरफ भेज दीजिए और जिसके साथ y1 या y2 है उसे एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ये हो जाएंगे m1 y2, इस माइनस को जब इधर शिफ्ट किया तो ये हो जाएंगे m2 y1 इक्वल्स टू, क्योंकि इसको हम इस तरफ शिफ्ट करने वाले हैं तो ये हो जाएगा m2 y, इसे लिखा, फिर हम इसको लिखते हैं इधर भेज के, तो ये हो जाएंगे m1 y। इस तरह से आप लिख सकते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 इक्वल्स टू, इन दोनों में से आपको कॉमन, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है ये कॉमन है y, तो y आप कॉमन ले लीजिए और ये होगा m2 प्लस m1। और इस तरह से जब आप डिवाइड करेंगे, इसका हम इस तरफ डिवाइड करते हैं तो अब हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी और वो y की वैल्यू होगी y इक्वल्स टू, ये तो हो जाएंगे यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन, ये वाली वैल्यू इसका अपॉन में आ जाएगी तो ये हो जाएंगे m2 प्लस m1। इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, बिकॉज जो प्लस में होता है ना उसमें 3 + 4 लिखा जाए या 4 + 3 लिखा जाए, सेम होते हैं।
इस तरह से आपने देखा कि हमने बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आप बड़े ही आसान तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर ये जो पॉइंट सी है, अगर ये मूल बिंदु मध्य बिंदु पे हो, माफ कीजिएगा मध्य बिंदु पे हो, यानी कि मिड पॉइंट हो, तो मिड पॉइंट की कंडीशन में अगर कंडीशन मिड पॉइंट का हो, उसके लिए बच्चों मिड पॉइंट की कंडीशन में जब मध्य बिंदु हो यानी कि मिड पॉइंट हो, ऐसी कंडीशन अगर आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि ये जो रेशियो है यानी कि अनुपात है वो आपस में इक्वल होते हैं। दैट इज मैं लिख सकता हूं कि जब मिड पॉइंट का कंडीशन होगा तो m1 की वैल्यू m2 की इक्वल होती है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा कि x का फॉर्मूला हमने निकाल लिया m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से y का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, y का फॉर्मूला है हमारे पास m2y1 प्लस m1y2 अपॉन लिख सकता हूं मैं m1 प्लस m2। बच्चों यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको समझाया कि अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पे m1 और m2 दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं और इसे हम मान लेते हैं m के इक्वल। तो इस तरह से जहां भी आपको m1 m2 दिख रहा है वहां पे आपको सिंपली m रखने हैं। तो चलिए इसे हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, m2 की जगह पे आपको m रखने हैं, x1 की जगह पे सेम टू सेम आप m रख दीजिए, सॉरी m2 की जगह पे m रखिए, x1 की जगह पे एज इट रख दीजिए। इसके बाद m1 की जगह पे भी आपको m रखना, x2 सेम टू सेम, देन m प्लस m, क्योंकि m1 m2 सेम है। तो x की जो वैल्यू है, अब x की वैल्यू कुछ इस तरह से हो सकती है, इन दोनों में से आपको m कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे हो सकता है x1 प्लस x2, देन अगर इन दोनों को जोड़ा तो ये हो जाएंगे 2m और 2 से 2 m से m ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस x2 अपॉन 2। सिमिलरली अगर मैं इस वाले कंसेप्ट में y वाले में भी बात करूं तो y वाले में भी हमें क्या करना, m1 m2 की जगह पे m ही रखने। तो इस तरह से मैंने रखा है यहाँ पे my1 प्लस my2 अपॉन m प्लस m लिख सकता हूँ। इस तरह से y इक्वस टू m कॉमन लेने के बाद ये होगा y1 प्लस y2, इन दोनों में से हमने m कॉमन लिया, इसके बाद जो बच के लिख दिया, और सेम टू सेम आप नीचे भी लिख सकते हैं 2m, m से m कैंसिल, तो y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन 2। और ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो विभाजन सूत्र के फॉर्मूले मैंने समझाए आपको, इसके साथ मैंने आपको मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट के फॉर्मूले समझाए, ये तभी यूज हो सकते हैं जब इंटरनली डिवीजन हो। अब ये इंटरनली डिवीजन क्या होता है, इंटरनली डिवीजन दो पॉइंट से अगर उसके भी अंदर, बीच में तो नहीं, अंदर डिवाइड करने वाला यानी कि इस रेखा को विभाजित करने वाला पॉइंट उन दोनों के अंदर है तो हम कह सकते हैं कि वह अंतः विभाजन है। अगर यही बिंदु इसके बाहर हो तो ये होगा बाह्य विभाजन। इसके भी हम कंसेप्ट करेंगे, इसके लिए मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, अगले वीडियोज में यानी कि अगले लेक्चर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे।